नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है सचिन एकेडमी पर। तो आप लोग जानते हैं कि सीटेट का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसमें मैं कविता गंगवार आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत विषय, संस्कृत शिक्षा। तो इसके अंतर्गत आप लोग जानते हैं जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं आप लोगों के। पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों की ही तैयारी कराई जाती है। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पिछली बार का भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था सचिन सर के यहाँ का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उसमें भी मैंने आपको पिछली बार संस्कृत पढ़ाई थी, जिसका संस्कृत का स्कोर बहुत अच्छा रहा है बच्चों का। और उम्मीद करती हूँ इस बार का भी स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को हर विषय में अपने आप में कुशल हैं और बहुत ही अच्छा बताते हैं। ठीक है, तो हर विषय का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, आप सभी को जैसा कि पता भी है। इसको आप लोग कोर्स लेने के लिए इसका जो एप्लीकेशन है सचिन एकेडमी, उसको ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सीटेट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत विषय, उसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी आज के पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, यानी कि सिलेबस। तो संस्कृत शिक्षण का सिलेबस क्या रहता है। सब बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि संस्कृत में एक गद्यांश आता है, पद्यांश, और संस्कृत शिक्षण यानी कि पेडागॉजी, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोनों ही चीजें 15 नंबर की आती हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस ये समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या है, फिर आपको आगे कुछ जानकारी और देंगे। देखिए, सबसे पहला भाषा वन, भाषा की समझ, जिसमें अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 अनुच्छेदों को एक गद्य, नाटक या कविता यानी जिसे हम पद्य कहते हैं, ठीक है, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथात्मक या विवेचनात्मक हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपका आप लोगों को पता है गद्यांश पद्यांश में से एक आता है, वो भी 15 नंबर का आता है, चाहे 2 गद्यांश ही दिए होते हैं कई बार, कभी कभी पद्य भी दे देता है। ठीक है, आवाज सभी को ठीक से आ रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, ठीक है, भाषा विकास का शिक्षा या शिक्षा शास्त्र। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत भाषा और अधिगम टॉपिक आ जाएगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आ जाएंगे। ठीक है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, और बच्चे इसका प्रयोग एक उपकरण के रूप में कैसे कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मेन इसका जो टॉपिक रहता है वो आप जानते हैं संस्कृत शिक्षण अर्थात लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। आगे देखेंगे, विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, जैसा कि आप जानते हैं पठन विकार, ये सब इसी में आता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके भाषा कौशल। आपको पता है 4 कौशल होते हैं, है ना, श्रवण, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, श्रवण, पठन, इस तरह से आपके 4 कौशल आते हैं। ठीक है, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये इसके आधार पर है, और ये आपका भाषा कौशल, दोनों में कुछ कुछ अंतर रहता है। देखिए, मेन चीज मैं आपको बता दूं तो सबसे मुख्य चीज अगर कुछ है तो समझना। ठीक है, लैंग्वेज अर्थात इसको आप कितना अच्छे से, कितना बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो, बस। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, और हर किसी से आपको यहाँ कोई ना कोई प्रश्न अवश्य मिलता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता दे रही हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या आता है। अच्छा, भाषा जो सेकंड होती है सेम सिलेबस है। देखिए, समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न के साथ 2 अनदेखे गद्य अंश, विवेचनात्मक या साहित्य के कथात्मक। मैंने यहाँ पे दोबारा इस लिख दिया, आपको ये ना लगे कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का जो सिलेबस होता है कहीं अलग तो नहीं होता है, एक ही सिलेबस होता है, सेम होता है। पेपर 1 और पेपर 2 लैंग्वेज जो आपकी रहती है, ठीक है, उसका सिलेबस आपका सेम रहता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। देखिए, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, सेम बिल्कुल। देखो, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे इसे उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषित, सेम। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण,
है ना। भाषा कौशल, इसको इसलिए जल्दी रिपीट कर रही हूं इससे आपको पता रहे। भाषा की समझ, दक्षता का मूल्यांकन, बोलना सुनना। फिर वही है शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। फिर आपका बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण सेम रहता है। दूसरी चीज, बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम कौन सी वाली भाषा लें या भाषा कौन सी सिलेक्ट करें। तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो यदि आप लोग भाषा फर्स्ट लेते हैं हिंदी, ठीक है, ज्यादातर हिंदी ही लेते हैं, तो भाषा सेकंड में क्या लेंगे आप, संस्कृत, है ना। तो संस्कृत जो भाषा सेकंड में लेंगे उसको आप पढ़ेंगे। अब चाहे भाषा फर्स्ट में संस्कृत चॉइस कर लीजिए, सेकंड में आप हिंदी चॉइस कर लीजिए, लेकिन सेम टॉपिक लेंगे, सेम सिलेबस। अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, भाषा फर्स्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है कभी कभी और भाषा सेकंड थोड़ा सा हो। अब अच्छा पेपर की बात करूं मैं, पेपर 1 और पेपर सेकंड, यहां पर अगर मैं करूं पेपर 1 और पेपर 2 सेकंड पेपर, यानी जूनियर और प्राइमरी, तो प्राइमरी में भी यही हम जूनियर प्राइमरी में करते हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। सिलेबस सेम रहता है। फिर बता दूं मैं आपको, पाठ्यक्रम सेम रहता है, पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होता। अंतर क्या होता है, सिर्फ इतना सा कि फर्स्ट वाला जो रहता है पेपर फर्स्ट में, जो आपकी लैंग्वेज आएगी संस्कृत, उसमें थोड़ा सा इजी रहता है पेपर 1 मतलब प्राइमरी के में। जो भाषा सेकंड रूप में आप क्या करोगे, संस्कृत चॉइस करोगे ना भाषा सेकंड में, उसमें थोड़ा सा इजी रहेगा। लेकिन पेपर 2 अर्थात जूनियर में थोड़ा सा आपके क्वेश्चन उच्च लेवल के घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान लगेगा। आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। संस्कृत आपको लगेगा कितना कठिन, तो आप बिल्कुल नहीं कहने वाले हो। पिछली बार मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों का जो रिजल्ट मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। मतलब 29 नंबर तक आए, 28, 29, 27 इस तरह के मार्क्स संस्कृत में आना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया आपका लैंग्वेज अर्थात भाषा, ठीक है, भाषा। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ चेहरे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आपने पीछे अभी जो सिलेबस पढ़ा है उस सबसे मेन मुख्य चीज किसे बताया गया, लैंग्वेज, भाषा को। भाषा के ही अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला, भाषा के कौशल देखने को मिले, है ना। जो हमने आपके भाषा के कौशल के रूप में 4 कौशल इन्होंने बताए, भाषा के कौशल के रूप में 4 कौशल बताए, है ना। एक सेकंड, सुनना यानी श्रवण, भाषण यानी बोलना, पठन यानी लिखना, और पठन यानी पढ़ना, और लेखन अर्थात लिखना, लेखन। ये 4 कौशल मुख्य हैं, ठीक है। 4 कौशलों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहां पर जो मैं बात कर रही हूं कि किस किस तरह के कहां से प्रश्न आते हैं लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज की जो विधियां हैं, भाषा की जो विधियां हैं, वहां से आपका प्रश्न आता है, ठीक है। भाषा के जो उद्देश्य हैं वहां से प्रश्न आपका आता है, ठीक है। भाषा के जो उद्देश्य हैं कि भाषा के उद्देश्य क्या होता है, भाषा कैसी होती है, सांकेतिक होती है, इसका उद्देश्य क्या है, भाषा की विशेषताएं, भाषा की लैंग्वेज की विशेषताओं से प्रश्न आता है, विशेषताओं से प्रश्न आता है। तो जैसा कि यहां पे मैंने आपका कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी लिए हैं, उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न आपके लैंग्वेज से बनते हैं, भाषा से बनते हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि एक डेमो क्लास में आपका समाप्त हो जाए, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी विधियां हैं, अप्रोच हैं, मतलब उपकरण, उपागम हैं, ठीक है, विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, कौशल हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में ही पूरा बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको एक डेमो में तो खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां से किस किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने आया है, व्याकरण विषय का अवधारणा एवं विश्वास वर्धती इत भाषा शिक्षणम नियम शिक्षण वास्ति। तो इसको हमें कैसे समझना है, जैसे बच्चे कहते हैं मैम हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, हम हिंदी नहीं इसकी निकाल पाते। बहुत कठिन नहीं है हिंदी निकालना, आप लोग सोचें कि बहुत ज्यादा कठिन है। सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से, बताइए
क्लियर होता चल रहा है सभी को? और दिख रहा है आराम से, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? बताइए। देखिए लिखा है व्याकरण विषय, यानी कि व्याकरण विषय में, ठीक है, व्याकरण विषय का अवधारणा, व्याकरण विषय की कौन सी अवधारणा, ठीक है, इस विश्वास को बढ़ाती है, एवं यानी एवं इस विश्वास को वर्धती, बढ़ाती है, जो भाषा शिक्षण नियम शिक्षणे वस्ति, नियम शिक्षणे अस्ति, वो अस्ति यानी अस्ति माने है। तो नियम शिक्षण में भाषा सीखना, नियम सीखना है, कह रहे हैं भाषा शिक्षण जो है, भाषा सीखना, भाषा शिक्षण, नियम शिक्षण या नियम शिक्षण है, नियम सीखना है। अर्थात यहाँ पर बात तो ये कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत तो नियम है, तो किस प्रकार से हम नियम को सीखते हैं, ठीक है। तो व्याकरण विषय की बात हो रही कि व्याकरण विषय की कौन सी अवधारणा है जो इस विश्वास को बढ़ाती है, जो भाषा शिक्षण में नियम शिक्षण, नियम सीखना है। तो अर्थात बात किसकी हो रही है? पहली बात भाषा व्याकरण शिक्षण की हुई, दूसरी बात आपकी भाषा शिक्षण में नियम को बढ़ावा दे रही है। तो आप एक चीज देखिए भाई, व्याकरण अनुवादात्मिका यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन, आपको अगर संस्कृत में नहीं समझ में आए तो एक चीज आप लोग देखिएगा, उसको कभी कभी आपको जो इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ होता है उसको भी पढ़ लिया कीजिए, उससे कई बार कुछ शब्द आपके लिए आसान भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं है, कई बार आपको नहीं पता होता है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की तो बात हो ही नहीं रही, क्योंकि यहां तो बात हो रही नियम की। भाई किसकी बात हो रही? नियम की। आगे देखिए निर्गमनात्मिका यानी डिक्रेटिव, तो इसे निगमनात्मिका जो होती है वो क्या होता है? निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक आपकी एक सूत्र होता है, वैसे एक तो एक सूत्र भी होता है, एक विधि भी होती है, दोनों चीजें होती है, नियम से उदाहरण की ओर, ये आपका शिक्षण सूत्र है। निगमन एक विधि है, तो निगमन विधि में क्या बताया जाता है? जो निगमन आपकी विधि है वो कहती है नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर। अर्थात जब आप जानते हैं कि जो व्याकरण विषय है, व्याकरण विषय में सबसे पहले जो शिक्षक बच्चों को क्या बताता है, तो व्याकरण विषय के अंदर बच्चे को क्या बताया जाता है? भाई सबसे पहले नियम सिखाए जाते हैं। मान लीजिए हम संधि टॉपिक पढ़ा रहे हैं, व्याकरण में हम संधि पढ़ा रहे हैं या समास पढ़ा रहे हैं, अब हमने संधि बताया, हमने कहा भाई आपको आज हम दीर्घ संधि पढ़ाएंगे, दीर्घ संधि पढ़ाएंगे। तो दीर्घ संधि पढ़ाने के लिए हम सीधे उदाहरण थोड़ी कि विद्यालय हमने लिख दिया विद्याधन आलया, ऐसा तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको क्या बताते हैं? हम उसका नियम बताते हैं कि अकः श्रवणे दीर्घः, अकः। इस नियम को बताने के बाद में कि अक प्रत्यय वर्णों के बाद में इसके समान अगर कोई वर्ण आ जाए तो सवर्णों पर दीर्घ होगा, ये बताया। इसके बाद में हम इसका उदाहरण बताते हैं। भाई हम इसका उदाहरण बताते हैं, विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, शिक्षार्थी हो गया, ऐसा बताते हैं। तो ये हो गया हमारा नियम से उदाहरण के। तो यहाँ पे यही बात तो कही गई है, तो दूसरा वाला ही आपको मिल गया, तो ये सही हो गया। क्योंकि आगमन क्या होता है? आगमन में होता है उदाहरण से नियम की ओर, आगमनात्मका उदाहरण से नियम की ओर। दूसरी चीज आपको संप्रेषणात्मका, इसमें संप्रेषण कम्युनिकेशन की बात हो रही, कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर बातचीत की तो बात ही नहीं हो रही, कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है जो संप्रेषण की बात हो रही, एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ समझना है मेन, यहां पर मेन मुख्य टॉपिक जो आपका है भाषा, उसी चीज को तो आपको समझना है, उसी चीज को तो आपको, आप लैंग्वेज के कहने का क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, सब चीजें इसके अंतर्गत। तो ये नियम आपका किसके अंदर है? लैंग्वेज के अंदर की तो बताया गया है। आगे देखो दूसरा, देखिए है ना, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है भाई? बताते चलिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, पठनस्य शा पद्धति यश्याम प्रकरणादेन शब्दार्थ ज्ञायते कथ्यते। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पठनस्य यानी पठन की वह पद्धति। पठनस्य आप लोग कहते हैं हमें हिंदी, मान लीजिए अगर अच्छा मैं हिंदी ना बताऊं तो कैसे पता लगेगा? देखो पठनस्य पद्धति यश्याम प्रकरणादेन शब्दार्थ ज्ञायते कथ्यते। अब आपको यहां पर समझ में आ रहा हो कि पठन की कोई पद्धति पूछी जा रही है। पठन से इतना तो समझ में आ गया, पद्धति यानी कोई विधि ऐसी पठन की पूछी जा रही, तो भाषा के अंतर्गत पठन आता है, आता है लैंग्वेज के अंतर्गत। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी विधियों को भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो बात हम करें भाई लैंग्वेज की, उसको समझेंगे, उसके अंतर्गत हम पठन को पढ़ेंगे। तो इसमें पता है पठन की वह विधि जिसमें अध्याय से शब्दों का अर्थ ज्ञात हो, अध्याय से यानी प्रकरण, प्रकरण
प्रकरणादेन यानी प्रकरण के द्वारा शब्दों का अर्थ ज्ञात जो किया जाता है, ठीक है, जिसमें पठन की वह पद्धति जिसमें अध्याय यानी प्रकरण से शब्दों के अर्थ को ज्ञात किया जाता है वो कौन सी होगी। अब बहुत आसान है निकालना। भाई एक लिखा है संरचनात्मक उपागम, अप्रोच, उपागम मतलब अप्रोच, ठीक है। एक है आपका संप्रेषणात्मक उपागम, एक है आपका आधा ऊर्ध्वा उपागम, एक है आपका समग्र भाषा उपागम। तो यहां पर जो बात हो रही है कि पठन की वह पद्धति जिसमें प्रकरण के द्वारा यानी अध्याय के द्वारा शब्दों के अर्थ को ज्ञात किया जाएगा, वो ना तो संरचनात्मक उपागम होगा, ना ही यहाँ पे संप्रेषणात्मक उपागम होगा। भाई क्योंकि क्या हो रहा है, शब्दों के अर्थ को ज्ञात करना है। क्या बात करना है हमें, शब्दों के अर्थ को ज्ञात करना है। तो ना तो वो संरचनात्मक में होता है, ना ही संप्रेषणात्मक में होता है, और ना ही आधा ऊर्ध्व उपागम में होता है। वो किस में होता है, समग्र भाषा उपागम में होता है। समग्र भाषा उपागम का मतलब ही होता है कि अध्याय के अंतर्गत जो शब्द आए उनके अर्थों को ज्ञात करना। तो ये सारी चीजें जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कि पठन की कौन कौन सी विधि होती है, कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, ये पद्धति कौन सी होती है, ऐसी पद्धति, ये संपूर्ण आपको पूरा विस्तार में पढ़ाया जाएगा। और हमेशा आपको वही चीज पढ़ाई जाती है जो आपके एग्जाम में आती है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, एक एक डिटेल में। तो वो चीज आपके एग्जाम में वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या ये कठिन लग रहा है? जो बच्चे कहते हैं संस्कृत कठिन है, नहीं ना। आगे देखो, अगला आपका आएगा निम्नलिखितेषु किम भाषायाम विशेषता नास्ति। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता दूं जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नास्ति, तो नास्ति जो होता है ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है और सीधे पढ़ लेते हैं निम्नलिखितेषु भाषा विशेषता, इतना पढ़ा और आंसर लगा दिया, भाषा सांकेतिकी होती है। यहीं पर वो मात खा जाते हैं, एक नंबर गलत कराते हैं। आपको पूरा प्रश्न सबसे पहली बार संस्कृत में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये हिंदी नहीं है एक बार पढ़ लिया और हो गया। भाई संस्कृत है, कम से कम आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे प्रश्न को दूसरी बार में आपके दिमाग में उतरता चला जाएगा। जैसे आप पढ़ेंगे निम्नलिखितेषु अर्थात निम्नलिखित में किम भाषायाम, कौन सी भाषा विशेषता नहीं, वे कौन सी ऐसी है कि भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा की विशेषताएं आप पढ़ोगे, वे भाषा की विशेषताएं पढ़ोगे। भाषा की विशेषता में क्या आता है, भाषा सांकेतिकी होती है, बिल्कुल होती है, संकेत के द्वारा हम समझाते हैं। भाई अभी आपने ये पीछे देखा जो मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में जो बात कर रहे हैं, ये संकेत दिए, क्या दिए हुए हैं, संकेत दिए हुए हैं। तो इनके आधार पर वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या तुमने ये एप्पल, सेब, ये पुस्तकें, क्या तुमने ये पुस्तक पढ़ी, क्या तुमने सेब खाया, यानी संकेत क्या था। या फिर ऐसे संकेत किसी चिन्ह विशेष का, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये क्या है, संकेत, या किसी और चीज के लिए संकेत, वो क्या है, वहां जाइए, हम संकेत दे रहे हैं, सांकेतिक है ना, संकेत के आधार पर। ठीक है, तो आप देखेंगे सांकेतिक, भाषा सांकेतिक होती है, बिल्कुल सही है। भाषा स्थिर होती है, अभी बात करेंगे। भाषा सामाजिकी होती है, सामाजिक बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल होती है, 100% होती है सामाजिक। आप समाज में जाते हैं, बिना भाषा के आपका समाज में कोई काम ही नहीं है। भाई समाज क्या है, अपने आस पड़ोस का वातावरण। आप बाहर निकल रहे हैं, 4 लोग आपसे मिल रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं। तो भाषा क्या है, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आपको कोई व्यक्ति मिलता है, आप कुछ उससे पूछते हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो क्या आप बिना भाषा के बात कर सकते हैं? तो भाषा आपकी सामाजिक है, सामाजिक बनाती है, बिल्कुल सही है। भाषा आपकी व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है, भाषा व्यवस्थित है। क्योंकि जब आप विद्यालय में पढ़ते तो भाषा को एक व्यवस्थित रूप में, आप ऐसा नहीं ये कह दें मैं खाना खाती हूँ, खाता हूं, या मैं पानी पीती हूँ पानी, उल्टा सीधा नहीं, आप व्यवस्थित क्रम सीखते हैं। भाषा क्या करते हैं आप, एक व्यवस्थित है, क्रम है, व्यवस्थित सीख। लेकिन भाषा स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, भाषा स्थिर नहीं है, इसका कोई लघु रूप नहीं, बहुत व्यापक रूप है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो इसमें नास्ति पूछा है तो आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, भाषा स्थिर नहीं है। ठीक है, तो इसकी विशेषता में भाषा सांकेतिक होती है, भाषा सामाजिकी होती है, भाषा व्यवस्थित होती है। आगे हम बढ़े, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, देखिएगा, ये भी भाषा से ही है। सब प्रश्न मैंने इसीलिए ऐसे लिए हैं जो आपको पूरा आपका जो सिलेबस है उसमें आपको समझ आए कि किस प्रकार के प्रश्न आखिरकार आपसे पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? तो बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके बताए गए, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसमें कुछ बच्चों का तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा था। देखिए, पूछा है छात्राणाम स्वसमाजे, स्वसमाजे अर्थात अपने समाज में।
और संस्कृत जो शब्द लिखे हुए होते हैं ना, वो भी बहुत कठिन नहीं होते। जब आपके साथ, आप मेरे साथ पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको शब्द बहुत आसान लगने लगेंगे। देखो, छात्राणाम षष्ठी लगी हुई है, छात्राणाम यानी छात्रों की, स्वसमाजे अपने समाज में, औपचारिक अंतर संपर्क, मित्रता, परस्पर एक दूसरा, परस्पर मतलब एक दूसरे से, संबंध भाषा और संबंध, भाषा या भाषा की, निम्नलिखित स्वरूपमाश्रित अस्ति, स्वरूप आश्रित है। अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से ये जो स्वरूप है वो किस पर आश्रित है? छात्रों के स्व समाज में अनौपचारिक अंतर संपर्क और मित्रता, परस्पर क्या होता है? एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से। अब आप एक बात बताइएगा, जब आपने प्रश्न देखा, प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि जो यहाँ पर बात की जा रही है भाषा की, भाषा निम्नलिखित में से किस स्वरूप पर आश्रित है, ये आपकी बात करी जा रही है। तो इसमें आप लोग एक चीज देखते हैं कि भाषा का जो स्वरूप आपसे पूछा गया है, भाषा के निम्नलिखित पैटर्न पर या फिर निम्नलिखित रूप पर आश्रित है। इसमें एक तो बात हो गई स्व समाज की, एक बात हो गई आपकी अनौपचारिक की, एक हो गई अंतः संपर्क की, एक हो गई मित्रता की। ये जो सारी चीजें हैं ये कहां मिलती हैं? समाज के अंतर्गत। कहां होती है भाई? समाज के अंतर्गत ही तो होती हैं। आपस में हम लोग करते हैं, हमारे मित्र, आस पड़ोसी, हमारा समाज। अब आप देखना, क्या ये अंगीकरण से संबंधित है? यानी अकोमोडेशन क्या इससे संबंधित है? नहीं ना। क्या समीकरण यानी कि एसिमिलेशन क्या इससे संबंधित है? नहीं। क्या ये संस्कृतिकरण से संबंधित है? यहाँ पे कोई संस्कृति की बात करी गई है? बताइए, नहीं ना। यहाँ पे किस चीज की बात करी गई? यहाँ पे बात करी गई भाषा सामाजिकरण। बताइए, क्या आप लोग इतना सरल आंसर नहीं दे पाएंगे? अच्छे से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? क्योंकि सामाजिकरण, लैंग्वेज सोशलाइजेशन, वही तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाषा निम्नलिखित किस रूप पर आश्रित है, इनके आधार पर। तो छात्रों का जो स्व समाज अनौपचारिक, यानी जो हमारा समाज है अनौपचारिक रूप से हम उसमें क्या करते हैं? भी बातचीत करते हैं, वहां पर हमारे मित्र भी होते हैं, हमारा एक दूसरे से परस्पर संबंध भी होता है। ये जो सारी चीजें आपको मिली, ये सारी चीजें जो अंतः संपर्क है, ये मित्रता है, जो आपस में बातचीत, ये कहाँ करते हो? समाज में ही तो करते हो। और समाज यानी कि हमारा सामाजिकरण होता है। तो भाषा सामाजिकरण के अंतर्गत ये आपका आएगा। किसमें आएगा? भाषा सामाजिकरण में। क्या सभी लोगों को अच्छे समझ में आया? बताइए, क्लियर होता चल रहा है ना सभी को? जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मैंने एक चीज ली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी दो चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया संस्कृत शिक्षण के बारे में। संस्कृत शिक्षण ये आपका 15 नंबर का आता है, सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज यहां आती है आपके गद्यांश। गद्यांश, ठीक है, या तो 2 गद्यांश आ जाते हैं या फिर आपका एक पद्यांश भी आ जाता है। ये भी आपका 15 नंबर का। एक बात विशेष याद रखना, जो बच्चे इस चीज में परेशान, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका गद्यांश पद्यांश बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं उनका बहुत अच्छा हो जाता है, एक चीज कमजोर हो जाती है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहो कि आप दोनों ही चीज अच्छी करोगे, कि आपकी एक चीज कमजोर रहेगी। शिक्षण भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें आपके पूरे नंबर आप ला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये गद्यांश और पद्यांश जो, इसकी तो 100% आपको गारंटी है कि 15 में से एक भी नंबर आप कम नहीं करेंगे। और ऐसा इस बार हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है कि जो आपका गद्यांश पद्यांश आया, देखिए अभी मैं बताती हूँ, और कई तरीके इसके मैं बताऊंगी आपको, कई तरीके, बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊं किस किस तरह से आप गद्यांश कर सकते हो। तो देखिए, आज मैंने दोनों ही चीजें ली हैं, कुछ संस्कृत के शिक्षण लिए हैं और मैंने एक गद्यांश लिया, कि जिससे बच्चों को ये ना रहे कि मैम शिक्षण तो बहुत अच्छा कर रही है, पता नहीं गद्यांश कैसे पढ़ाएंगी। तो मैंने दोनों ही चीजें साथ में ली हैं, जिससे आप लोगों का जो अंदर का भय, अंदर का डर, वो निकल जाए कि हाँ, दोनों ही चीजें हमें बेस्ट अच्छे से समझ में आई, और मैं जानती हूँ बिल्कुल आएंगी। देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तद आधारित, अर्थात इसको पढ़कर, पठित्वा त्वा प्रत्यय लग गया, पढ़कर, तद आधारित यानी इस पर आधारित प्रश्नानाम, प्रश्नों को विकल्पात्मकरेषु यानी विकल्पों में से उचितम उचित उत्तर को चुनिए। ये तो इसकी मैंने एक क्वेश्चन की हिंदी आपको बता दी और आप समझ भी जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इतना बताना। अब मैं आपके इसके 2-3 तरीके पहले आपको समझा दूं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम हमें तो हिंदी ही निकालना नहीं आता, वो इसी पे अटक जाते हैं। सबसे पहले टेंशन लेने लगते हैं कि भाई अब हम क्या करें, कि हमें तो हिंदी नहीं आता है ना, अब हम क्या करें, गद्यांश की जब हमें हिंदी ही नहीं आती है
तो फिर अब हम क्या करें, कैसे करें, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छे से कि इसमें आपको परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदी करें तो अच्छा, आप हिंदी ना करें तो अच्छा, जरूरत ही नहीं है हिंदी निकालने की। जैसे मैं बताऊं आपको, एकदा एक बार, बाला यानी बालक, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ, प्रातः सुबह, भ्रमणाए चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है भ्रमणाए, भ्रमण के लिए, ठीक है। उपवनम, उपवन आगच्छत, उपवनम आगच्छत, तो कह रहे हैं भ्रमण के लिए, भ्रमण के लिए नहीं, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गए, समझे, घूमने के लिए गए। आगच्छत लंग लकार का रूप है आपका। अच्छा एक चीज बताओ, अब घूमने के लिए गए, मैंने आपको हिंदी बताई, ठीक। अब लिखा जैसे उपबने, उपबने, उपवन में, बहवा यानी कि बहुत सारे, ठीक है, खगा यानी कि पक्षी, मधुर मीठा, कूंजन तेस्म यानी कि कूंजन करते हैं, बोलते हैं। तो जैसा मैं आपको हिंदी बता रही हूं, मान लीजिए मैंने पूरी हिंदी बताई, फिर आपको पढ़ाया, फिर समझाया, इससे अच्छा दूसरा तरीका एक और भी है। कई तरीके हैं देखो पढ़ाने के, लेकिन यहां पर मैं एक से दो तरीके ही बता सकती हूँ, वरना समय अधिक लग जाएगा, है ना। और सारे तरीके जानने हैं तो बिल्कुल आप लोग, जैसा कि आप सबको पता है, निश्चिंत होकर आप कोर्स लीजिए और पूरा आप एकदम अच्छे से पढ़िए। तो देखिए यहां पर जैसा मैं बताती चल रही हूं कि सिद्धार्था पक्षिणा पश्यत, सिद्धार्थ ने पक्षियों को देखा पूरा। अब इसको पढ़ाने से क्या होगा, समय खराब होता है पढ़ने से। सबसे पहले पढ़ाने की तो छोड़ो, पढ़ा तो हम रहे हैं, पढ़ा देंगे, लेकिन आपका पेपर में कई बच्चों का इस बार मैसेज आया कि मैम पेपर हमारा छूट गया, पेपर हमारा छूटने से बच गया, समय कम पड़ गया। तो इसके लिए तरीका क्या है, जैसे आपको मैंने बताया, इसकी एक बार पूरी की आप क्या कर लो, रीडिंग कर लो। तेषाम कलरवम श्रुत्वा अतुष्यत किंचित कालांतरम तस्य भ्राता देवदत्तापि आखेटम कर्तुम उपवनम आगच्छत सा सरेण आकाशे एकम हंसम अविद्यत शरेण विद्या हंस भूमो आपतत। इस तरह से आपने क्या किया, पूरे के पूरे गद्यांश को एक बार रीडिंग कर लिया। अच्छा दूसरा, अब देखिए आप इधर, जैसे मैंने कहा यहां पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सिद्धार्था केन प्रयोजनेन उपवनम आगच्छत, सिद्धार्था केन प्रयोजनेन उपवनम आगच्छत, तो मनोरंजनाय, नगर द्रष्टुम, भ्रमणाय, आकेठाय। अब आपको नहीं पता क्या करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन उठाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उठाइए और यहां पर देखिए, इसको पहले हटा दें हम यहां पे, ठीक है, इसको हटा दें। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को मैंने अभी जैसा कि बताया है, ऊपर आपको पढ़ना है और नीचे कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, सिर्फ उस क्वेश्चन को उठा करके रखना है और वहां पर आपको देखना है, ठीक है। चलिए जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन आपका क्या था, ये सिद्धार्थ केन प्रयोजन, यानी सिद्धार्थ किस प्रयोजन, प्रयोजन के लिए उपवन को गए, किस भाई क्या प्रयोजन था इनका उपवन में जाने के लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, एकदा बाला सिद्धार्था प्रातः भ्रमणाय उपवनम आगच्छत। तो आप यहां पर मिला क्या, मिला भ्रमणाय उपवनम आगच्छत, किस प्रयोजन के लिए, भ्रमणाय अर्थात घूमने के लिए। मिल गया आंसर, आपको मिल गया। बताओ देखो यहां पे कुछ करना था भाई, मनोरंजनाय क्या है उसमें, नहीं है। क्या था, नगर दृष्टुम है, नहीं था। आखेटाय है, नहीं है। क्या है, भ्रमणाय। निकल गया प्रश्न, बताओ आसानी से मिल गया, क्या दिक्कत हुई, कुछ भी नहीं हुई। आगे देखो, सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्ये किम अवदत्, तो लिखा है युद्धा मैत्री कलह विवादा। तो सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ के और देवदत्त के बीच में, मध्य मतलब बीच में, सिद्धार्थ चा माने और देवदत्त, सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में किम अवदत्, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। तो देखिए आगे फिर से हम चलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ और देवदत्त, देखो अथ सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य चा मध्य विवादा आवदत्। बताइए क्या आपको कठिन लग रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं
क्या आपको ये कठिन लग रहा है? जो लोग ये कहते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, मैम हमें क्वेश्चन निकाल नहीं मिलते हैं, हमें अर्थ नहीं निकाल मिलता, क्या आपको यहाँ पे अर्थ पढ़ने की आवश्यकता है? मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताइए। जो लोग ये कहते हैं टाइम कम था, हमें अर्थ ही समझ में नहीं आया, बेटा जरूरत नहीं है, हम आपको अर्थ सभी के बताया करेंगे, अन्य तरीके भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप अपना जो पैराग्राफ है उसको देखिए, पूरी लाइन आपको वही मिलेगी, पूरी लाइन। और जो का, किम, कश, जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं ना, था, किम, कस्में, कस्माती, क्वेश्चन वाले शब्द हैं, क्वेश्चन बताते हैं, तो उसके स्थान पर आपको क्या कर देना, वही शब्द ला देना है। भाई आपका जो प्रश्न था वो ये प्रश्न है, देवदत्तश्च मध्य किम अव, तो इस किम के स्थान पर आपको भाई किम के स्थान पर ही तो लाना है। तो युद्ध हुआ, नहीं हुआ, मैत्री हुई, नहीं हुई, कलह हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, विवाद हुआ, वही तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वही तो यहाँ पे दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य विवादा आवदत। अच्छा लगा? बताइए, सभी लोग बताइएगा, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? आगे बताऊं, देखिएगा अगला आप देखेंगे तो अगला है आपका हंतुम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे का प्रत्यय प्रयुक्तम। तो यही चीज बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, जैसा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें कुछ व्याकरण के भी आपके प्रश्न आते हैं, कुछ व्याकरण के भी आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। और व्याकरण के जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार अभी जो पढ़ाया था, पेपर हुआ है, उसमें मैंने बच्चों को बताया कि भाई प्रत्यय से प्रश्न अवश्य आएगा। प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, शब्द रूप या धातु रूप हो गए, साथ में उपसर्ग हो गए, इनसे आपके प्रश्न अवश्य आते हैं, आते ही आते हैं। और उसमें आपको जो आपका पैराग्राफ होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। पैराग्राफ से मतलब उन्होंने शब्द दे दिए, पूछ लेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सी धातु, कौन सा समास है, तो उसके लिए आपको कुछ टॉपिक व्याकरण के पढ़ने पड़ेंगे। पूरी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, कुछ टॉपिक आपको व्याकरण के पढ़ लेंगे, वो मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हंतुम लिखा है, हंतुम इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में गद्यांशे, गद्यांश में का शब्द प्रयुक्तम, यानी इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसी का सेम अर्थ। तो हंतुम आपतत हुआ है, अविद्य हुआ है, ग्रहितुम हुआ है, मारितुम हुआ है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं कौन सा प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसमें कोई आपको दिख रहा है जो ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है हंतुम के स्थान पर? इधर देख लेते हैं, इधर हम लोगों का भी रह गया था, अपश्यत, अतुष्यन, देवदत्ता आखेट अगच्छत, शरणेम विद्या हंसम भूमो आपतत, सिद्धार्था कर्ण्या कुटीरम तत्र हंसस्य परचर्या। देखिए भाई, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, सिद्धार्था देवदत्तम अवदत त्वम हंसम मारितुम इच्छसि। भाई तुमने क्या किया, हंस को मार दिया ना। तो देवदत्त किससे कहता है, देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, सिद्धार्था, सिद्धार्थ ने क्या कहा, देवदत्त को बोला, है ना। तो क्या बोला कि तुमने हंस को क्या किया, मार दिया। हंतुम मारने भी होता है, मारना, हंतुम मारने भी मारना, और मारे तुम माने भी मारना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जब आपको यहां पे मिल गया, इसका राइट आंसर क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मारे तुम हुआ कि नहीं हुआ, मारे तुम। तो ना तो ग्रह तुम आपको मिला, ना अविद्य मिला, ना आपतत। आपतत ये वाली लाइन में नहीं था, आपतत माने होता है गिरना, आपतत माने गिरा, है ना। लेकिन हंतुम माने मारना, और मारे तुम माने भी मार दिया। आगे आवतत इत्यस्मिन् क्रिया रूपे कह लकारा। तो मैंने अभी आपको बताया कि शब्द रूप और धातु रूप भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, और शब्द रूप और धातु रूप इतनी आसान ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कभी आप नहीं भूलोगे। बहुत अच्छे से जो ट्रिक मैंने बच्चों को बताई थी वही ट्रिक आपको अपनानी होगी, रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आवदत, वदत माने बोला, है ना, बोलना होता बद धातु बोलने के अर्थ में, आवदत बोला। तो लुंग लकार है, लंग लकार है, लट लकार है, विधलिंग। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको पैराग्राफ में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट है, व्याकरण से आया है। तो आवदत मैंने बच्चों को सिखाया, जिसके भी आगे आ जाए, जिस शब्द रूप के आगे आ जाए, वो सदैवी लंग लकार होता है। मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, आलंग ने भूत भगाया। इस तरह से बहुत आसान तरीके से बच्चों को समझाया, आलंग ने भूत भगाया, भगाया, अर्थात इस
आ लंग, यानी लंग लकार में क्या होता है, आ लगा हुआ अवश्य मिलेगा। आ पठत, आ भवत, आ बदत, आ हसत, इस तरह से, ठीक है। और भूत का मतलब हुआ, ये लंग लकार को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। तो हंसी मजाक में पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। तो मैंने इसी तरह से बच्चों को बताया कि भाई देखिए, आलंग ने भूत भगाया, अर्थात आलंग का मतलब है लंग लकार, और आ का मतलब है जिस शब्द रूप में आ लग जाए वो लंग लकार का होगा। इस लंग लकार को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा लंग लकार। आवदत, आवदताम, आवदत, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होता चल रहा है। विद्वम इत्यस्य पदस्य निर्वचन क्रियताम, यानी पूछ रहे हैं कि विद्वम जो शब्द है वो कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति कैसी, कौन सी धातु है इसमें, कौन सा प्रत्यय है इसमें। तो बहुत आसान होता है, देखो निकालना। पूछा है धातु से इम प्रत्यय, विद धातु से ता प्रत्यय, व्यद धातु से ता प्रत्यय, विद धम प्रत्यय बताना है। इतना आसान आपसे प्रश्न है कि आपको कुछ भी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह से विध्वम इम प्रत्यय नहीं है, ठीक है। विध आपकी धातु नहीं होती है, कौन सी धातु होती है, व्यद धातु होती है, व्यद। और विध्वम लिखा है तो ये ता प्रत्यय लगा हुआ है, विध्वम, जैसे पठम, विध्वम, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है, विद धातु से ता प्रत्यय। ये हम आपको सारे प्रत्यय बताते हैं, और इस बार जो जो प्रत्यय मैंने बताए थे, जैसे जैसे बताए थे, वैसे वैसे प्रश्न वहां से आए थे, ठीक है। तो कौन सा हो गया, विद से ता प्रत्यय लगाओगे तो बनेगा विद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है घातका इत्यस्मिन् पदे कृत प्रत्यय, यानी घातका जो है इस पद में कौन सा कृत प्रत्यय लगा हुआ है। कुछ कृत प्रत्यय होते हैं और कुछ आपकी तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के आप पता है। तीसरा आपका स्त्रीलिंग भी प्रत्यय होते हैं, टाप, गाप, ये गीश वगैरह। लेकिन मुख्य होते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, और तद्धित से बने पद तद्धितांत कहलाते हैं, जिसमें तद्धित या कृत प्रत्यय लगा। तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा होगा वो कृदंत प्रत्यय, अर्थात ये कृदंत रूप है घात का। तो तक प्रत्यय लगा है, अक प्रत्यय लगा है, या फिर उल प्रत्यय लगा है, बताइए जल्दी से, फटाफट देखते हैं भाई कौन सही बताता है ना। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको देखने में लग रहा हो भाई का है। ये संस्कृत जो होते हैं प्रत्यय थोड़े से अलग होते हैं बेटा। कुछ तो एकदम देख के आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसमें ये प्रत्यय, लेकिन कुछ में परिवर्तन होता है, वो आपको देख के समझ में नहीं आएंगे। आप कहोगे इसमें तो हमें अक लग रहा था, तो कहीं अक प्रत्यय तो नहीं, लेकिन बिल्कुल गलत है। का प्रत्यय बिल्कुल गलत है, तक बिल्कुल गलत। राइट आंसर होगा उल। उल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, उल में क्या होता है, ये जो अणा है ना ये वाला, इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसकी हो जाती है इत संज्ञा होकर लोप होता है, और इसमें ला की भी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप होता है। इन सूत्रों को याद नहीं करना है, अर्थात मैं बता रही हूं कि कैसे ये उल प्रत्यय इसमें लगा। आप कहोगे मैम ये तो बिल्कुल अलग है, ये कैसे लग गया। तो संस्कृत में बहुत सारे सूत्र लगते हैं, पर उन सूत्रों को आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि घातका में प्रत्यय कौन सा लगेगा, तो भैया सीधे उल लग जाएगा। लेकिन मैं तरीका बता रही कैसे है, क्या कारण है, किस प्रकार से इसे लगाया जाता है। तो ऊ के स्थान पर, ये ऊ आया ना, ऊ, इसके स्थान पर अक आदेश हो जाता है। कौन सा, अक आदेश हो जाता है, तब बनेगा आपका, जो इसके स्थान पे अक आदेश होगा ना, तब जाके बनेगा घातका। क्या बनेगा, घातका, ठीक है। यहां पे ऊ को अक आदेश होगा, और ला और णा की इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाएगा। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आगे, करुणास्या अस्मिन् पदे का विभक्ति। अब आप देखिए ध्यान से सीखिए, क्या यहां पर आपको पैराग्राफ में जाने की जरूरत है, नहीं है ना। जो बच्चे डरते हैं हमें गद्यांश नहीं कर मिलता, इसमें ऐसा कोई एक नंबर बता दी जो आपका कट सकता था, 15 में से 15 पूरे नंबर आपके आ सकते थे, समझ रहे हो। तो देखिएगा यहां पर करुणास्या अस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते, ठीक है। अब आपको बताना है, अब आपको जब शब्द रूप याद होंगे तो आप विभक्ति तो आराम से बता सकते हो भाई, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, या फिर चतुर्थी विभक्ति है, बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताइए। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, करुणाशय ना, करुणाशय यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा है, करुणया होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, कि वरना इसमें विभक्ति नहीं लिखी हुई, दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। ये थोड़ा सा आपका टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, इसको मैं हटा दूं, एक मिनट, करुणया, अब ठीक है, करुणाश्य नहीं है बेटा, करुणया है, नहीं है। शब्द क्या है आपका? करुणया है। कौन सा शब्द है आपका? करुणया। यहां लिख दूं, दोबारा लिख दूं चाहे तो, यहां पे करुणया, ये शब्द है करुणया। अब बताइए, ठीक है, तो जब आप विभक्ति याद करेंगे, जब आप विभक्ति पढ़ेंगे, तब आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा किसी भी तरह से कि हमें इसमें कैसे बताएं कौन सी विभक्ति है। एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप में आपको करा दूंगी, एक एक शब्द रूप से बहुत सारे, और लयात्मक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो करुणया, जैसे कि विद्या का विदया, रमा का रमया, लता का लतया, करुणा का करुणया, करुणा का करुणया, अर्थात कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। विद्या, विद्याम, विद्या, विद्याया, समझ रहे हो? तो इस तरह से आप बनाओगे विद्याए, विद्यायाः, विद्यायाः, विद्यायाम, हे विद्ये। तो करुणा, करुणाम, करुणया, ठीक है, करुणाए, करुणायः, करुणायः, इस तरह से आपका बनेगा। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। क्लियर? बताइए, सभी को समझ आ गया ना अच्छे से? बताओ भाई, सभी को समझ में आया है ना? चलिए, तो आप लोगों को उम्मीद करती हूं अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें, गद्यांश और साथ में संस्कृत शिक्षण, जो पैडागॉजी बताइए आपको, जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, दोनों ही चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। यहां पर तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं, ज्यादा ब्रॉड नहीं बता सकते, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये डेमो वीडियो है, और ज्यादा हम बड़ा करेंगे व्यापक रूप में कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, तो समय बहुत अधिक लग जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो डेमो के हिसाब से मैंने आपको दोनों ही चीजें थोड़े थोड़े रूप में बताई, संस्कृत शिक्षण भी और संस्कृत आप गद्यांश भी। और इसी तरह को पढ़ने के लिए अगर आप लोग जानते हैं कि अच्छे नंबर लाएं, अच्छे हम शिक्षकों से पढ़ें जो अपने अपने विषय में एकदम से कुशल हैं। जैसा कि आप जानते हैं सचिन सर के बारे में, है ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आपसे एक बार फिर बता दूं कि जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, वो एक बार फिर से जान लें कि जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कहां से हम कोर्स लें, कैसे कोर्स लें, तो वो लोग जान लें दोनों ही पेपर की आपकी तैयारी कराई जाएगी, पेपर 1, पेपर 2। इसके लिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसका कोर्स लेने के लिए ऑफिशियल ऐप है सचिन एकेडमी, उसको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को आज की अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।